हम शुरू कर रहे हैं आज एक नया सेशन। विश्व का भूगोल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी प्रश्न देता है और आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, चूंकि बात हम शुरुआत से करेंगे और थोड़ा प्री ओरिएंटेड भी हम इसे रखने की कोशिश करेंगे ताकि दोनों में समान रूप से आपके लिए उपयोगी हो सके। सो भूगोल क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस को बड़ा ध्यान से आप देखिए, ये क्या है? ये हमारा भूगोल है, या ये हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, राइट? ये आप सौरमंडल को पूरा देख पाएंगे। ये सौरमंडल है, इसके आसपास ग्रह हैं। और अगर मैं इसको छोटा करता जाऊं और छोटे करने के बाद ये तारे अपने एक पास आते जाएंगे और छोटा करूं आपके लिए, तो आप पाएंगे कि मैं आकाशगंगा में पहुंच गया हूं। ये हमारी आकाशगंगा है, राइट? ये क्या है? हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है। सर्पिल मतलब कैसी होता है? सर्पिल होता है जैसे स्पाइरल नोट्स देखे ना आपने, आपकी कॉपी वगैरह में स्पाइरल करवाते हैं। और इसकी ये एक एक भुजा है, ये दिख रही एक भुजा, ये पूरी, ये एक स्पाइरल यहां से शुरू हुआ और ये पूरी भुजा है, एक आर्म ये है। तो हमारा सूर्य जिस आर्म में स्थित है, अगर आप देख पा रहे होंगे, सो वो यहां पर इस वाले में है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एरावत पथ। आपने सुना होगा लेकिन समझ में नहीं आता होगा कि ये एरावत पथ क्या होता है। सो एरावत पथ यही होता है, ये जो आर्म्स हैं ये हमारी आकाशगंगा के आर्म्स हैं। और पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं, राइट? सो ब्यूटीफुल तो है, लेकिन इसको समझना उतना ही टेढ़ी कीर है। आप देख पा रहे होंगे, इसकी अगर आप इस कोने से इस कोने तक निकलना चाहते हैं तो 1,00,000 प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश की गति से 1,00,000 साल तक आप चलेंगे, तब जाके आप इसको क्रॉस कर पाएंगे। इतनी इसकी लेंथ है। और बीच में क्या है? ये बीच में जो है, इसका सेंटर जो है, वहां पर एक ब्लैक होल बना हुआ है। सो यहां पर आप देखेंगे, अब आप जैसे जैसे इसमें इंटर करेंगे, हमारे सूर्य की तरफ आप जाएंगे। सो ये क्या है? आसपास तारों के समूह हैं, राइट? तारों के समूह। ये हमारा सूर्य है और ये हमारा सूर्य आपको दिखाई देगा। ये हमारा सौरमंडल है। सो मैं आपको सौरमंडल पे ले आया हूं, राइट? अब सौरमंडल में आप देखेंगे ये कौन कौन से ग्रह हैं आपस में, यहां पर देख पा रहे होंगे आप। ये सूर्य है, ये बुध है, ये वीनस है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के पास में आप देखिए ये चांद भी आपको दिखाई देगा। सो हम क्या करेंगे, पूरी तरह से विजुलाइज करते हुए चलेंगे, एक एक चीज को आप देखेंगे अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से समझने का प्रयास इसको करेंगे। सो आगे बढ़ूंगा, काफी शानदार जर्नी होने वाली है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे भूगोल क्या है। जब जब जिस जिस तस्वीर की आवश्यकता होगी मैं लेता आऊंगा, आप सिर्फ जुड़े रहें। भूगोल का अर्थ क्या है? तो 2 शब्दों से मिलकर भूगोल बना है, भू और गोल। भू मतलब धरती, गोल मतलब गोलाकार, यानी धरती का स्वरूप गोलाकार। अंग्रेजी में कहा जाए तो जियोग्राफी। अच्छा, जियोग्राफी किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। एक जियो का मतलब भी पृथ्वी है, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। सो कुल मिला के अगर आपसे कहा जाए तो भूगोल का अर्थ क्या हुआ? वह विषय, भूगोल ऐसा विषय है जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करता है, राइट? ये हो गया भूगोल। अब भूगोल की परिभाषा अलग अलग लोगों ने जो दी है वो आप एज इट इज याद रख सकते हैं। अगर आप याद रख के लिख देंगे, अगर भूगोल पूछ लिया गया, 3 अंकों में पूछ लिया गया और आपने ये परिभाषा में लिख दिया, पहले समझा दिया ये है और एक के अनुसार परिभाषा लिख दी, तो आपके अंक बहुत अच्छे हो जाएंगे। रिटर साहब का कहना है कि भूगोल में पृथ्वी का तल यानी पृथ्वी का जो सरफेस है उसका अध्ययन किया जाता है, जो मानव का घर है। फिर एक स्ट्रेबो साहब आए, उन्होंने कहा कि भूगोल हमको स्थल और महासागरों में बसने वाले जो जीव हैं उनके बारे में ज्ञान उपलब्ध कराता है और साथ साथ हमारी जो पृथ्वी के विभिन्न लक्षण है, पृथ्वी की जो विशेषताएं हैं, उनको बताता है। टॉलमी साहब, इन्होंने क्या कहा? भूगोल एक आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। और अंत में आए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो सटीक परिभाषा देता है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी का धरातल, उसका आकार, उसकी भौतिक आकृतियों, राजनीतिक खंडों, जलवायु, जनसंख्या का विशद वर्णन करता है। सो कुल मिला के ये भूगोल आपने देखा। अब हमारे जो सिलेबस का अगर आप देखेंगे, एमपीपीएससी का सिलेबस, एमपीपीएससी के सिलेबस की पहली ही लाइन जो है, खासकर खंडबा की पेपर फर्स्ट खंडबा, उसमें ज्योग्राफी का जहां से सिलेबस स्टार्ट होता है, भारत और विश्व के भौतिक भूगोल।
सो भौतिक भूगोल के अंदर ये इतनी चीजें शामिल होती हैं और ये एनसीईआरटी में से लिया है मैंने। एनसीईआरटी में भौतिक भूगोल में इन चीजों को शामिल किया गया है। सो कहां से ये मैंने उठाया है सोर्स, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या है? भूआकृतिक भूगोल है। भूआकृति मतलब जमीन जो हमारी है उसकी आकृति, वो कैसे बना, उसका क्रम विन्यास क्या है, उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जलवायु विज्ञान इसमें शामिल है। सो वायुमंडल की संरचना क्या है, वायुमंडल की संरचना तो प्रश्न एज इट इज बन भी चुका है। मौसम और जलवायु के तत्व क्या है, जलवायु का प्रकार और जलवायु प्रदेश का अध्ययन इसमें करेंगे हम। जल विज्ञान के अंदर धरातल का परिमंडल जैसे महासागर है, नदी है, झील है, सो जो भी पानी है उनका मानव के साथ और अलग अलग जीवों के साथ क्या प्रभाव है, क्या उनका अंतर संबंध है, उसको समझेंगे। मृदा भूगोल में मिट्टी कैसे निर्माण होता है, मिट्टी का प्रकार, उत्पादकता, ये इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद अगला जो भूगोल की शाखा है वो मानव भूगोल है। मानव भूगोल भी हम पढ़ेंगे लेकिन इसका इतना वेटेज नहीं है, इसके आप सिर्फ पॉइंट समझ लीजिए। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल आता है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल इसमें आता है। फिर तीसरा होता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में मानव जो आर्थिक क्रियाएं करता है वो आता है। उसके अलावा ऐतिहासिक भूगोल आता है, राजनीतिक भूगोल आता है। जीव भूगोल में जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, और अंत में आता है प्रादेशिक भूगोल। सो कुल मिलाकर ये भूगोल के अलग अलग तत्व थे जो कि हमें सिलेबस में, हमें सिर्फ भौतिक भूगोल पढ़ना है। अभी भौतिक भूगोल हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। सो जहां मैं शुरुआत आपको कर रहा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, राइट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब ब्रह्मांड को समझने से पहले मैं आपको यह समझा दूं कि ब्रह्मांड कहते किसे हैं। आप लोगों को क्या लगता है ब्रह्मांड क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताते चलें ताकि हम एक दूसरे से सीखते चलें और आखिर में जाकर ये पता चल पाए कि आखिर हमने सीखा क्या है। सो जुड़े रहें, संख्या घटते बढ़ते न रहें, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें चीज़ों को बहुत आराम से समझना है। सो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्राचीन सिद्धांत, क्या आज जिस तरीके से हम ब्रह्मांड को जानते हैं क्या वो ब्रह्मांड है? क्या पहले से हम ब्रह्मांड को देखेंगे? 11वीं की भूगोल आप निकालेंगे, 11वीं की भूगोल की पहली किताब जो है भौतिक भूगोल के लक्षण, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं मिलेगी, जो पहले मैंने क्लासिफिकेशन बताया था वो मिलेगा, राइट। सो ब्रह्मांड जो आज हमें ब्रह्मांड के बारे में क्या पता, पहले हम ये देख लेते हैं। ब्रह्मांड के बारे में आज जो हमारी थ्योरी कि हमारा पृथ्वी है, हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी एक सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य एक तारा है, वो हमारी पृथ्वी और उसके आपस में ग्रह मिलकर बनते हैं इनको सौरमंडल, और ऐसे अरबों खरबों सौरमंडल मिलकर बनाते हैं हमारी आकाशगंगा, और ऐसी अरबों खरबों आकाशगंगा मिलकर बनाता हमारा ब्रह्मांड। ये आज हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या पहले दिन से यही हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले क्या था? सो यूनान में एक महोदय हुए हैं, नाम है अरस्तु, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है अरस्तु। आपको जो 4th पेपर होगा एथिक्स वाला, उसमें भी इनको पढ़ना है। इन्होंने ब्रह्मांड की प्रकृति से संबंधित कुछ विचार दिए, और ये विचार इन्होंने ऐसे दिए कि अगले 2000 सालों तक इन्हीं की बातों को माना जाता रहा। इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है विश्व यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी सेंटर है पृथ्वी। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड का केंद्र है ही नहीं। ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? इस तस्वीर को मैं फिर से आपको जूम कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मालूम पड़ा तो पृथ्वी तो हमारी आकाशगंगा का भी केंद्र नहीं है, और ऐसी अरबों खरबों आकाशगंगाएं पूरे ब्रह्मांड में भरी पड़ी हैं। सो अब हमें एक बात तो पता चल गई, आज पता चली। लेकिन उन्होंने क्या बताया, और यह बात 2000 साल तक मानते रहे लोग, कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, ये सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कितनी हास्यास्पद बात है ये। अब इसी को आधार बनाया टॉलेमी साहब ने। एक नाम टॉलेमी, दूसरा इंपॉर्टेंट, और इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, नाम था भूकेंद्रीय मॉडल। क्या नाम था इसका? भूकेंद्रीय मॉडल। देखिए, इन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या हुआ। इन्होंने भी यही कहा कि साहब जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और यही भूकेंद्रीय मॉडल माना जाता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक जो थे आर्यभट्ट साहब, जिनके नाम पर हमने एक आर्यभट्ट के नाम से उपग्रह भी छोड़ा है, उन्होंने कहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और खगोल स्थिर है।
लेकिन यहां एक बात बता दें, इन्होंने ये कहा केवल पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये सूर्य के चक्कर भी लगाती है। आपको समझना पड़ेगा कि किसने क्या कहा है। अब बात आती है 1543 में, समय आगे बढ़ता है। 1543 पोलैंड के एक व्यक्ति नाम कोपरनिकस, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और यह सूर्य केंद्रीय मॉडल के नाम से इसको जाना गया, यानी हेलियोसेंट्रिक। अभी भी हम क्या मान रहे हैं? हमारा जो सौर मंडल है वही ब्रह्मांड है। अभी याद रखिएगा, हमारा सौर मंडल ही हम ब्रह्मांड को मान के चल रहे हैं, हमने उससे ज्यादा आगे नहीं गए हैं। अब मजे की बात आपको बताऊं, कोपरनिकस के सिद्धांत पर एक व्यक्ति थे ब्रूनो। ये कहां के रहने वाले थे? रोम के रहने वाले। जब कोपरनिकस ने ऐसा कहा, ये चीजें जो कोपरनिकस कह रहे थे ये चर्च के खिलाफ थी, कैथोलिक धर्म के, कैथोलिक ईसाई धर्म के खिलाफ थी। सो कोपरनिकस को पकड़ा तो भाई तू ऐसा कहना बंद कर। तो मजबूरी बस बेचारे कोपरनिकस ने अपनी बातें कहना, अपने चीजों का प्रचार करना बंद किया, जो कि वो सही था। लेकिन जब ब्रूनो साहब ने सुना तो उसने भी इस बात को माना, और जब चर्च को पता चला कि ब्रूनो इस बात को फैला रहा है, उस ब्रूनो को रोम में चौराहे पर जला दिया गया। किस जुर्म में? कि वो चर्च के खिलाफ बातें कर रहा है। इसे आप समझ सकते हैं वहां कितना इंटॉलरेंस था। और ये सब पुनर्जागरण से पहले की बातें मैं आपको बता रहा हूं, यूरोप के अंदर की। राइट? समझ में आया आपको कि उस समय वहां क्या कंडीशंस रही होंगी। हालांकि बाद में प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया। जर्मनी के जो केपलर साहब थे, उन्होंने ग्रह की गति का सिद्धांत दिया, उसका ग्रह की गति के सिद्धांत उनका आया। इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो, उन्होंने दूरबीन खोजी, और दूरबीन खोजने के बाद उन्होंने सारी चीज़ों की खोज की, वो सब आप जानते हैं। और इंग्लैंड के वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और गति के 3 नियम की खोज की। सो एक के बाद वे वैज्ञानिक खोजें होती चली गई, और सबसे अंत में नाम आएगा एक हब्बल साहब का। हबल इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा, हबल का नाम आए उससे पहले मैं आपको अभी तक जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत हैं, उन तीनों सिद्धांतों से रूबरू करवाना चाहता हूं। पहला सिद्धांत है स्थायी अवस्था सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते थे स्टडी स्टेट थ्योरी। 3 लोगों ने दिया, फ्रेड हॉयल, अंग्रेज के गणितज्ञ थे हरमन बॉन्डी, और अमेरिका के थॉमस गोल्ड। राइट? थॉमस गोल्ड, फ्रेड हॉयल। मेन कौन थे इसमें? फ्रेड हॉयल साहब। इन्होंने क्या कहा? स्थायी अवस्था मतलब आज जैसा ब्रह्मांड है पहले भी वैसा था, अभी भी वैसा है और आगे भी वैसा रहेगा। यानी ब्रह्मांड का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, समय अनुसार ये अपरिवर्तित रहेगा। मतलब ये कब से शुरुआत है कोई नहीं पता, निकाल के शुरू से ही यही है और अंत तक यही रहेगा। ना तो शुरुआत है ना अंत है, और यही कहा जाता है स्थायी अवस्था सिद्धांत। सिर्फ आपको याद रखना है किसने दिया, तो फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने। ये तीनों इस तस्वीर में दिखा पा रहे हैं। अब जो हमारा आज का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, उसके हिसाब से अगर इसको हम देखें, उसकी तुलनात्मक अध्ययन करें, सो ये क्या कहता है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि पदार्थों का सृजन अकस्मात मतलब एक का एक एकदम से हो गया। राइट? एकदम से हो गया, बिग बैंग थ्योरी कहती है। जबकि ये क्या कहता है? स्थायी अवस्था सिद्धांत या स्टडी स्टेट थ्योरी कहती है कि पदार्थों का जो निर्माण है वो हमेशा चालू रहता है, जब जिसकी आवश्यकता होती है वो बनता चला जाता है। राइट? ओके। योगेश, मैं कोशिश करूंगा आपको टिपिकल इंग्लिश वर्ड हिंदी में भी, इंग्लिश में भी बताता चलूं जो हिंदी में आपको दिक्कत आ रही है। अगली है विश्व बैंक थ्योरी, बड़ी इंपॉर्टेंट। बिग बैंग थ्योरी सिंपल सी है, कैसे इसकी खोज हुई वो मैं आपको पहले वो कहानी बता देता हूं ताकि आपको पता चले। अभी तक इवन आइंस्टाइन साहब का भी मानना यह था, आइंस्टाइन साहब भी ये मानते थे कि जो विश्व है या ब्रह्मांड है वो स्थिर है, जो पहले से था आज भी और एज इट इज रहेगा। लेकिन हब्बल साहब ने खोज की। हब्बल साहब ने क्या खोज की कि जो तारे थे, तारों से हमारे पास प्रकाश आ रहा है। जैसे मान लो हमारी आकाशगंगा ये है, हमारी आकाशगंगा में हमारा सूर्य है, उसके अलावा भी और बहुत सारे तारे हैं। सो तारों से प्रकाश पृथ्वी की तरफ आ रहा है, और जब आ रहा है तो एक इफेक्ट होता है जिसको केपलर प्रभाव कहा जाता है, कि जब दूर से कोई तारे का प्रकाश हम तक आता है तो उसकी जो तरंगें हैं वो कम होती चली जाती हैं। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कोई वस्तु है वो दूर जा रही है वस्तु, तो उसका अलग प्रभाव होता है केपलर प्रभाव के अंदर, कि उसका जो विक्षेपण है वो चेंज होता चला जाता है। राइट? और पास कोई प्रकाश का स्रोत आ रहा है
तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है। जब उन्होंने ये देखा, उन्होंने बताया कि इससे एक निष्कर्ष निकाल लिया। निष्कर्ष क्या निकाला कि ये चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूर भाग रही हैं। अब हब्बल साहब ने इसको सिद्ध कर दिया। किससे सिद्ध कर दिया? अपने प्रयोगों के आधार पर। अब सिद्ध तो हो गया, अब इससे एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज निकल के सामने आई जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब आप सोचो कि अगर कोई चीजें आज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर हम समय में पीछे जाएं तो वो एक दूसरे के पास रही होंगी? यानी आज एक वस्तु, आज हर चीज 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर दूर गई, 2 किलोमीटर में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर दूर गई, अगले 1 मिनट में वो 4 किलोमीटर दूर हो गई, तो फिर अगर उसी समय से हम वापस आएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां पर ये वस्तु एक ही जगह पर स्थित थी। यानी जो वस्तुएं आज चारों तरफ फैल रही हैं, वो वस्तुएं धीरे धीरे एक समय ऐसा रहा होगा पीछे की तरफ, अगर समय में यात्रा करेंगे तो बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे। और ये किसने कहा? ये दिया जॉर्ज लेमाइत्रे साहब के, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा। उनको जॉर्ज गेमो साहब ने असिस्ट किया था। इतना समझ में आ गया या नहीं आया, मुझे आप बता दें। इतना समझ में आया या नहीं आया? बिग बैंग थ्योरी में आपको बताऊंगा बिग बैंग थ्योरी क्या है, लेकिन इतना समझ में आया या नहीं आया है ये मुझे बताएं। और मैं निवेदन करूंगा, आज जो संख्या है आप डेली ऐसी संख्या बना के रखोगे तो मैं इससे भी अच्छा आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अभी मैं निवेदन करूंगा पूरी तरीके से फोकस करो सामने, कुछ भूल जाओ, सारी दुनिया को भूल जाओ, सारी दुनिया का ज्ञान भूल के सामने आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइट? सो देखो अब क्या हुआ। इन दोनों वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाएं एक दूसरे से तेजी से भाग रही हैं, तो मतलब समय में एक साथ ही कभी रही होंगी, ये कहा। और इन्होंने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन के आधार पर यह पता लगाया कि 13.7 अरब साल पहले, कितने साल पहले? 13.7 अरब साल पहले आप सारी दुनिया में जो कुछ देख रहे हो वो द्रव यानी कि मैटर जिससे आप बने हो, तारे बने, हम सब भी जिससे बने, आपके सामने जो कुछ आप देख पा रहे हो, आपका मोबाइल, ये सब कुछ 13.7 अरब साल पहले एक जगह पर, इस पॉइंट पर एकत्रित था। और इसका घनत्व कितना था, इसकी डेंसिटी कितनी थी? इन्फिनिटी, असीमित। और इस सूक्ष्म बिंदु को क्या कहा गया? इस सूक्ष्म बिंदु को कहा जाता है इन्फिनिटी स्मैली स्मॉल, इन्फिनिटी स्मैली स्मॉल, अति सूक्ष्म बिंदु इसमें समाहित था। अब देख लीजिए आगे। और ये अत्यधिक संकेंद्रण मतलब जब डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, इसमें डेंसिटी ज्यादा थी तो विस्फोट होता है, राइट? विस्फोट हुआ तो जो द्रव यानी कि मैटर था वो इधर उधर छिटक गया और यहीं से ब्रह्मांड का विस्तार चालू हो गया। पिछली इमेज पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां से जैसे इसमें विस्फोट हुआ सो ये छिटका और आगे की तरफ भागा, सो धीरे धीरे एक एक प्रोसेस के बाद इस तरीके से क्या बनना प्रारंभ हो गया? ये ब्रह्मांड आकार लेने लग गया, राइट? और यहीं से टाइम एंड स्पेस की शुरुआत होती है। दिक् काल जिसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है टाइम एंड स्पेस, राइट? यानी इससे पहले ना टाइम था ना स्पेस था। सो इस घटना को कहा जाता है ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अभी तक का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये अंतिम सिद्धांत नहीं है। क्यों अंतिम नहीं है? क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, 2006 से पहले अगर आपसे कोई पूछता कि कितने ग्रह हैं तो आप बताते 9 ग्रह, लेकिन आज आप बताते हो 8 ग्रह। हो सकता है आज से 2 साल बाद कह दें कि यहां पर तो हजारों ग्रह हमारे सौरमंडल में खोज है, हो सकती है। सो विज्ञान में कोई सत्य हमेशा शाश्वत सत्य नहीं होता, विज्ञान में सत्य परिवर्तित होते रहते हैं। पहली चीज, अभी बहुत कम जानते हैं। अगर हम एक मोटा माटी अनुमान बताऊं तो 4% से ज्यादा हम हमारे ब्रह्मांड के बारे में, उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते हैं। तो 90% से प्लस अभी खोजना बाकी है कि क्या हुआ होगा। सो और थ्योरीज आएंगी और भी बहुत सारी चीजें अभी इसमें बची हुई है। अब अगला मानते हैं। अगला सो जो अंग्रेज ब्रह्मांड विज्ञानी थे फ्रेड हॉयल, जिन्होंने स्टडी थ्योरी दी थी, यानी कि स्थित के शुरुआत से ब्रह्मांड ऐसा ही था, अंत तक ऐसा ही रहेगा। उन्होंने इसकी आलोचना की और कहा, उस मजाक में शब्द गढ़े बिग बैंग, और तभी से ये बिग बैंग, उन्होंने मजाक में कहा था बिग बैंग, और ये बिग बैंग थ्योरी उस समय इसका नाम पड़ गया, राइट? अब अगला सिद्धांत है तीसरा, दोलायमान।
या प्लूस्टिंग थ्योरी। किसने दी? डॉक्टर एलन संडेज, इन्होंने दी। क्या बताया कि आज से 120 करोड़ वर्ष पहले एक तीव्र विस्फोट हुआ और तभी से ब्रह्मांड फैल रहा है। सो ये थ्योरी तो लगभग किसकी तरह है? वो 13.7 अरब की बात करते हैं, 120 करोड़ साल की बात करते हैं। सो ये थ्योरी हमारा जो बिग बैंग थ्योरी उसको देखती है। लेकिन ये और आगे क्या कह रहे हैं? ये आगे ये कह रहे हैं कि 290 करोड़ साल के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये विस्तार रुक जाएगा। अभी फैल रहा है लेकिन ये रुकता जाएगा। अब जब रुकेगा तो फिर से ये संकुचित होना, यानी कि अभी फैल रहा था, फैलते फैलते वापस अब ये क्या होने लगेगा? बैक, जैसे हम किसी भी वीडियो को रिवर्स करते हैं ना, तो वापस आने लगेगा, यानी पास आने लगेगा, संकुचित होने लगेगा और अत्यंत संपीड़ित और अनंत रूप से बिंदुमय आकार धारण कर लेगा, यानी उसी सिंगुलर पोजीशन में पहुंच जाएगा जहां से शुरुआत हुई थी। मतलब ये आज यहां पर फैला हुआ, धीरे धीरे वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा और वापस उस बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां से शुरुआत हुई थी। और उस बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर विस्फोट होगा और फिर फैलेगा। कुल मिला के फैलना, विस्फोट होना, फैलना, विस्फोट होना, फैलना, विस्फोट होना, यह क्रम चलता रहेगा और इसी को कहा जाता है दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत। राइट? समझ में आ गया आपको? ये आप इतना कमेंट करके बता दें कि आपको इतना समझ में आया या नहीं आया है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कमेंट करके बताएं आप लोग। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मांड के घटक। ब्रह्मांड के घटक देखिए, ब्रह्मांड के घटक क्या होते हैं? ब्रह्मांड किन से मिलकर बना है? सो ब्रह्मांड का पहला घटक आकाशगंगा, इंग्लिश में गैलेक्सी। क्या है? असंख्य तारों का समूह, बहुत सारे तारे। ये हमारी आकाशगंगा देखेंगे आप, स्पाइरल, ये स्पाइरल है हमारी आकाशगंगा, ये बेयर्ड स्पाइरल है, ये इर्रेगुलर है। ये आकाशगंगाओं के अलग अलग शेप है, किस प्रकार की आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। सो वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि ब्रह्मांड में अरबों और खरबों से ज्यादा आकाशगंगाएं हो सकती हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है। राइट? और क्या मानते हैं कि इन्हें शायद कभी गिना नहीं जा सकता। अब अगर हमारी आकाशगंगा की बात करें तो उसका आकार कैसा? सर्पिल। सर्पिल मतलब स्पाइरल, ये होती है स्पाइरल। राइट? स्पाइरल जैसा होता है। आप स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं ना, बाइंडिंग करवाते हैं अपनी बुक वगैरह की, आपके नोट्स वगैरह में देखा वो स्पाइरल कहा जाता है उसको, सर्पिल आकार। अगर हमारी आकाशगंगा के पास जो सबसे पास में आकाशगंगा, उसका नाम है एंड्रोमेडा। आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे होता है? ये एक दूसरे से टकराती हैं। ऐसा माना जाता है हमारी आकाशगंगा भी एक दिन एंड्रोमेडा आकाशगंगा से टकरा जाएगी और फिर उसके टकराने के बाद एक और नई आकाशगंगा का जन्म हो जाएगा। अब आकाशगंगा क्यों आपस में एक दूसरे से जुड़ी है? तो जिससे हमारे ग्रह जुड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से आपस में एक दूसरे से जुड़ी है। और हमारे आकाशगंगा के बिल्कुल बीचों बीच में एक भारी ब्लैक होल है और हमारी आकाशगंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। अब हमारी आकाशगंगा में बार बार कह रहा हूं, सो पहुंचा देता हूं आपको हमारी आकाशगंगा पर। यह है हमारी आकाशगंगा, ये इसका सेंटर है। ये जो इसका आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये इसका सेंटर है। राइट? ये सेंटर जो है ये एक बड़ा ब्लैक होल है। राइट? बड़ा ब्लैक होल है और ये पूरा एक चक्कर लगा रहा है, ये पूरी जो है स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। याद रखिएगा, ये क्या कर रहा है? पूरा घूम रहा है। तो आप देख सकते हैं इसको, ये हमारी आकाशगंगा। अब हमारी आकाशगंगा में ये आप देखिए, ये तारों के समूह हैं, आपस में अलग अलग तारों के समूह, बहुत सारी जो तारा समूह आपस में मिलेंगे। फिर ये आगे आपके सूर्य दिखाई देगा और यहाँ सूर्य से आप हमारी पृथ्वी और बाकी सब चीजों को देख पाएंगे। राइट? नहीं, ब्लैक होल सन नहीं है, ब्लैक होल सन नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको वहां पर प्रकाश दिखाई दे तो वो ब्लैक होल नहीं होता। ये आपको तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं इतनी शानदार तस्वीरें हैं, शानदार है। राइट? अब तारों को समझ लेंगे हम। तारों की पहली परिभाषा अगर आपसे बोल दिया जाए भी तारे क्या हैं, तो सबसे पहला स्वप्रकाशित, इनमें खुद का प्रकाश है, गैस द्रव की मात्रा से भरे पूरे हैं, विशाल खगोलीय पिंड है। पहली चीज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, स्वप्रकाशित जरूर लिखेंगे। पृथ्वी का सबसे पास का तारा कौन है? सूर्य। हमारा सूर्य सबसे पास का तारा है। तारों का जन्म कहां होता है? क्योंकि तारे भी तो पैदा होते हैं ना, तो तारों का जन्म होता है निहारिका में। ये देखिए, ये तारों का जन्म स्थान है, ये कहलाती है निहारिकाएं, नेबुला, निहारिकाएं। अब ये निहारिकाएं क्या है? दूसरा प्रश्न आपके मन में उठेगा। तो गैस, धूल का विशालकाय
कितना विशालकाय? लंबाई चौड़ाई सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष में उसका एक बादल, ये बादल है। यहां ये जन्म होता है किसका? तारों का। सो निहारिकाओं में मेनली क्या होता है? हाइड्रोजन होगा, कुछ हीलियम होगा और कुछ भारी तत्व होंगे। और ऐसे ही तारों की नर्सरी निहारिका जिसका नाम है ओरायन निहारिका या ओरायन नेबुला है। यह भी एक नेबुला है जहां तारों का जन्म होता है। हमारे सूर्य का भी जन्म ऐसे किसी ही नेबुला में हुआ होगा। समझ में आया? सूर्य के पास का सबसे पास का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, वो तारा है। मैं बात कर रहा हूं तारों का जन्म स्थान जहां होता है। ये तारों का जन्म, हजारों लाखों तारे इसमें पैदा हो रहे हैं। अब हमारे जो तारे होते हैं, तारों को क्या किस में बांटा जाता है? नक्षत्रों और राशियों में विभाजित किया जाता है। अब ये नक्षत्र राशियां क्या है मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इसको अच्छे से समझ सको। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा पास में ले जाऊंगा यहां पर, तो आप क्या देख पाएंगे? इसका टेक्सचर मैं आपके लिए बदलूंगा तो आपको समझ में आएगा। राइट, ये ओपन होने दो, तब आपको मैं बता पाऊंगा कि ये जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं ये क्या है एक्चुअल में। अच्छा, आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे इतना कमेंट करके आप बता दें, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो ये देखो, अब ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है? ये जैसे ये तारे आपस में मिले हुए हैं, ये तारे आपस में मिले हुए हैं, या ये जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? ये नक्षत्र हैं। राइट, ये क्या है? नक्षत्र कहा जाता है इनको। इनको क्या कहा जाता है? नक्षत्र। इन्हीं राशियों से होकर सूर्य गुजरता है और नक्षत्र मंडल इनको कहा जाता है। राइट, बहुत बढ़िया। सो आप निश्चिंत रहें, हमारे साथ पढ़ते जाएं आप लोग बस, और आपको कभी भी पढ़ाई जैसी नहीं लगेगी। राइट, कभी भी पढ़ाई जैसी नहीं लगेगी। आप इसी प्रकार से मजे से पढ़ पाएंगे। अब देखिए, अब इस प्रकार से आप देख पाएंगे ये जो है ये अलग अलग तारामंडल हैं। जैसे हमारी पृथ्वी से आप देखेंगे एक तारामंडल, ये तारामंडल है, इस तरफ ये तारामंडल है, ये तारामंडल है। और सूर्य से ये क्या होता है? सूर्य इनके पृथ्वी इसके आसपास चक्कर लगा रही है। राइट, सो कभी इस तारामंडल के सामने होती, कभी इसके, कभी इसके। सो इन्हीं को जैसे हम तारामंडल कह देते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? अलग अलग तारामंडल में सिंह राशि, तुला राशि, व्याघ्र, सप्तऋषि, ये तारामंडल के समूह तारामंडल समूह कहलाते हैं। अब देखिएगा अगला क्या है? तारा जो होता है वो अपने जीवन काल का जो मैक्सिमम उसका टाइम होता है, वो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के संलयन से, संलयन मतलब उनमें विस्फोट हुआ, संलयन होगा, उसके ऊर्जा से चमकता है। यानी संलयन, उसमें विस्फोट होगा और वो फूटेंगे तो उसे ऊर्जा निकलेगी। और इस प्रक्रिया से क्या होगा? जब हाइड्रोजन के परमाणु नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होगी उसके अंदर, उससे हीलियम में बनती जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, और जब इनकी हाइड्रोजन खत्म होगी तो इन तारों की मृत्यु हो जाएगी। अब कोई तारे की मृत्यु कैसे होगी उसको हम जानेंगे, और तारे की पूरी एक समय सीमा को समझेंगे। सबसे पहले आदि तारा या प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार क्या होता है कि हाइड्रोजन का एक बड़ा बादल बना, गुरुत्वाकर्षण उसमें हुआ, सिकुड़ गया। सिकुड़ने की इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रोटोस्टार या आदि तारा कहा जाता है। ये वो तारा होता है जिसको हम भ्रूण तारा भी कहा जाता है। यानी हाइड्रोजन का एक बड़ा बादल, गुरुत्वाकर्षण आया, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पिंड सिकुड़ गया। अब समझ लो कि तारा पैदा हो रहा है। समझ में आया? बड़ा बादल हाइड्रोजन का सिकुड़ा, तारा बन गया, और ये भ्रूण है अभी, फिर तारा बनेगा। अब ये जो सिकुड़ा हुआ तारा है, ये इनमें जो परमाणुओं की टक्कर है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो संलयन कर रहे हैं, नाभिकीय संलयन उनके अंदर हो रहा है। नाभिकीय संलयन में चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन में एक दो कण आपस में टकराए, 4 बने, 8 बने, 16 बने, 32 बने, इस प्रकार से लगातार चीजें बढ़ती जा रही हैं। और इससे क्या होगा? ताप बढ़ेगा, क्योंकि ऊर्जा पैदा हो रही है ना, दो चीजें आपस में टकरा रही, सो ऊर्जा पैदा हो रही है। अब धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन टूट के हीलियम बनेगा, और इससे निकलेगी ऊर्जा जो बाहर मुक्त होती रहेगी, जो आज हमें सूर्य से प्रकाश के रूप में मिल रही है। अब अंदर का ताप बढ़ता जाएगा। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? ये स्टार अवस्था कहलाती है, तारा अवस्था, जो आज हमारे सूर्य की अवस्था है। इसमें 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन, इस प्रकार के कुछ और गैसेस, और कुछ लोह तत्व, लगभग 5% लोह तत्व होता है, निकल वगैरह। राइट, सो ये होते हैं तारे। अब तारे की एक स्थिति होती है जिसको लाल दानव या रेड जाइंट कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया दो, एक तारा पैदा हुआ, अब तारा बन गया।
अब तारा का जो केंद्र है, सेंटर है, कोर, नाभिक, अलग अलग नाम है इसके, नाभिक कहा जाता है, कोर कहा जाता है, इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही है। अब इस नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन चेंज हो रही है हीलियम में, लेकिन एक समय जब आएगा जब हाइड्रोजन कम हो जाएगी, खत्म होने की कगार पे होगी, हीलियम बढ़ जाएगी। अब जब हीलियम बढ़ेगी, राइट, सो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है रुक जाएगी। इससे क्या होगा, कोर का दबाव कम होगा और तारा सिकुड़ने लगेगा, तारा फिर से अपने शेप में आना प्रारंभ कर देगा। और जब तारा अपने शेप में वापस आएगा, सो उसके बाहर की तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, बाहर की तरफ का हाइड्रोजन का यूज करने लगेगा नाभिकीय संलयन के लिए, उससे जो ऊर्जा निकलेगी, लेकिन जो ऊर्जा निकलेगी उतनी तीव्र नहीं होगी क्योंकि कम हाइड्रोजन है, तीव्र कम है, तो तारे का रंग अलग दिखाई देगा, तारा लाल हो जाएगा और इसी अवस्था को लाल दानव तारा कहते हैं, राइट। अब देख लीजिए श्वेत वामन तारा। अगर लाल वामन तारा का द्रव्यमान, जो लाल वामन तारा होगा, हर तारा लाल वामन तारे की उसमें जाएगा, अगर इसका द्रव्यमान यानी कि इसका मास सूर्य के मास यानी द्रव्यमान के बराबर है या उससे कम है, हमारे सूर्य के, सो क्या होगा, उसका जो बाहर का कवच है वो प्रसारित हो जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ भागेगा और फूट जाएगा, लुप्त हो जाएगा। अब बचा क्या है, कोर, मतलब बाहर का जो तारे का हिस्सा है वो बाहर निकल गया, लुप्त हो गया, अंदर का कोर बचा। कोर संकुचित होने का मतलब अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर खींचेगा, जो गोला है वो क्या हो जाएगा, उसका डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अंदर की तरफ खिंचाव हो रहा है, सो बहुत एक संकुचित गोले में बदल जाएगा और इसके कारण इसका तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ेगा, सो उससे क्या होगा, हीलियम के परमाणुओं में अब नाभिकीय संलयन होना प्रारंभ होगा। अभी हाइड्रोजन के परमाणु में हो रहा था, अब हीलियम के परमाणु में होने लगेगा और नाभिकीय संलयन से बनेंगे कार्बन जैसे तत्व, और इस नाभिकीय संलयन से ऊर्जा मुक्त होगी लेकिन बहुत कम मात्रा में, और इसी के कारण इसकी जो दीप्ति बनेगी वो सफेद बनेगी, श्वेत वामन कहलाएगा। तो ये तारा क्या कहलाएगा, श्वेत वामन तारा, क्योंकि इसकी दीप्ति क्या है, इसकी दीप्ति कम है, राइट। सो श्वेत वामन तारे का जो व्यास होता है सूर्य के व्यास का मात्र 1% होता है। अब आप सोचेंगे कि सूर्य के व्यास का मात्र 1% श्वेत वामन तारे का व्यास होगा, क्यों, क्योंकि वो संकुचित हो गया ना, उसने अपने आप को श्रिंक कर लिया, छोटा कर लिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, और व्हाइट ड्वार्फ को जीवाश्म तारा या फोसिल स्टार भी कहा जाता है, और इसकी संरचना का पता R.H. फाउबर ने लगाया था। उम्मीद है यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि रेड जायंट क्या होता है और व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है। डार्फ बोलते हैं, डार्फ, राइट, बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक होता है ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ क्या करेगा, अब जो व्हाइट ड्वार्फ है उसी के कोर का हीलियम जब खत्म हो जाएगा, अभी हीलियम था, हीलियम संलयन करे, हीलियम भी खत्म, पहले हाइड्रोजन था, हीलियम में बदला तो रेड जायंट बना, हीलियम खत्म हुआ तो व्हाइट जायंट बना, हीलियम ने संलयन किया तो व्हाइट ड्वार्फ बना, और हीलियम भी खत्म हो जाएगा तो ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। तो ऊर्जा और प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगा, ठंडा हो जाएगा और ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। अब अगला आता है नोवा, सुपरनोवा तारा, ये अगली कैटेगरी है। ऐसे तारे जो सूर्य से 5 से 6 गुना ज्यादा होते हैं, बड़े विशाल हैं, सूर्य से बड़े तारे आप इनको कह सकते हैं, उनमें भयंकर विस्फोट होगा, फूट जाएंगे वो, और जब विस्फोट होगा, फूटेंगे, तो बाहर का जो उनका आवरण है, बाहर का, वो उड़ जाएगा और उसमें जो द्रव राशि है यानी कि उसका जो मैटर है वो मैटर अंतरिक्ष में फैल जाएगा, लेकिन जो क्रूड है, जो उसका केंद्र है, वो सुरक्षित रहेगा, और इस सुरक्षित केंद्र को ही सुपरनोवा कहा जाता है, राइट। अगर तारे में तेजी से संकुचन होने लगा, संकुचन का मतलब उसने खुद को श्रिंक करना चालू कर दिया, तो वो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। संकुचन से कौन सा तारा बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। कब बनेगा, अगर उस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से दुगने से अधिक ना हो। हमारे तारे का जो द्रव्यमान है, सूर्य का द्रव्यमान, उसके दुगने से अधिक अगर नहीं है तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, और इससे फिर एक नया तारा जन्म लेगा। हमारा सूर्य भी ऐसे ही एक न्यूट्रॉन तारे से जन्म लिया है जो कभी सुपरनोवा के विस्फोट के रूप में था, राइट। न्यूट्रॉन तारा कि जब कोई विशाल तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से कम होता है, क्योंकि दुगने से अधिक 3 गुने से कम होगा तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और विशाल तारे का ये केंद्र है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ गया है
और कुछ मील व्यास का मात्र ये हो गया है। ये बहुत तेजी से घूम रहा है, 1 सेकंड में 30 बार घूम रहा है अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर क्या घूमना होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता कि अपने अक्ष पर घूमने का मतलब क्या है। सो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। अगर आप हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो 2 प्रकार से ये घूमती है हमारी पृथ्वी, राइट। 2 प्रकार से किसी भी चीज़ की गति 2 प्रकार की होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिएगा, जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा सो पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है अपने सेंटर पर, और एक इसके चक्कर लगा रही है। सो इसका चक्कर लगाना क्या कहलाता है? इसका चक्कर लगाना कहलाता है, जैसे मैं और तो आपको पास ले जाऊं तो मैं आपको बता पाऊंगा। एक तो अपने सेंटर पे घूम रही है, इसको कहा जाता है परिक्रमा, घूर्णन, और जो इसके चक्कर लगा रही है इसको कहा जाता है परिक्रमण। समझ में आया आपको? घूर्णन और परिक्रमण। सो क्या होगा यहां पर, वो तारा अपने अक्ष पर घूर्णन करना लगेगा खुद के उस पर सेंटर पे, जैसे आप एक ही जगह खड़े रहो और गोल गोल घूमने लगो। सो इससे निकलेंगी रेडियो तरंगें, और रेडियो तरंगों का चुंबकीय ध्रुवों पर जो संकेंद्रण है, संकेंद्रण का मतलब होता है उनकी जो उपस्थिति सबसे ज्यादा कहां होगी? ध्रुवों पर, चुंबकीय ध्रुवों पर। और इसका सर्वप्रथम जो पता लगाया था मिस जैकलीन बेल ने लगाया था, और इस तारे को कहा जाता पुल्सर। क्या कहा जाता है इसको? पुल्सर, जिससे बहुत ज्यादा रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती रहती हैं। अब ब्लैक होल क्या होगा? कृष्ण विवर। क्या कहते हैं इसको? कृष्ण विवर। सो ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक, देखिए 3 गुने तक है तो क्या बनेगा? वो बनेगा न्यूट्रॉन तारा। उससे ज्यादा है तो तारा टूटेगा, और टूटने के बाद ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल क्या हो जाता है? तारा संकुचित हो जाएगा, संकुचित होकर खुद के अंदर ही नष्ट होना प्रारंभ कर देगा, खुद के अंदर। और ये इतना खुद के अंदर संकुचित हो जाएगा, यानी कि खुद को ऐसा श्रिंक करने लगेगा कि सब कुछ खुद को तो खत्म करेगा, इवन प्रकाश को भी खत्म कर देता है, और यही कहलाता है ब्लैक होल। सो गुरुत्वीय शक्ति, इसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है बहुत ज्यादा होता है, और इससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। अब एक ये सीमा याद रखिएगा, चंद्रशेखर सीमा बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा। अगर ये मास है 1.44 सौरिक मास, राइट। मैं समझा देता हूं क्या हो। इसके अंतर्गत तारे रेड जाइंट से लेकर श्वेत वामन तारे और अंत में कृष्ण वामन यानी कि ब्लैक डार्क बन जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर 1.44 किसी सूर्य के किसी तारे का द्रव्यमान है तो वो रेड जाइंट बनेगा, श्वेत वामन यानी कि व्हाइट डार्क बनेगा, और क्या बन जाएगा फिर अंत में? ब्लैक डॉर्फ बन के खत्म हो जाएगा। अगर सौरिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान है, 1.44 से ज्यादा द्रव्यमान का कोई तारा है, तो रेड जाइंट बनेगा, और रेड जाइंट से वो न्यूट्रॉन बनेगा, और उसके बाद न्यूट्रॉन बन जाएगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा, राइट। सो 1.44 सौरिक द्रव्यमान की जो सीमा है, यानी उससे ऊपर वाले रेड जाइंट, श्वेत वामन, कृष्ण वामन, उससे कम वाले, उससे ज्यादा वाले रेड जाइंट, न्यूट्रॉन स्ट्रॉन या ब्लैक होल बन जाएंगे। अब हमारा सूर्य का द्रव्यमान क्या है? तो हमारे सूर्य का द्रव्यमान ही 1.44 है, तो हमारा सूर्य क्या बनेगा? ब्लैक डॉर्फ बनेगा, यानी पहले रेड जॉइंट बनेगा, फिर श्वेत वामन बनेगा यानी व्हाइट डॉर्फ बनेगा, और अंत में कृष्ण वामन यानी कि ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा। कृष्ण वामन, ना कि कृष्ण विवर, याद रखना। ब्लैक होल नहीं बनेगा हमारा तारा सूर्य, ब्लैक डॉर्फ बनेगा। ब्लैक होल अलग चीज होती है, राइट। सो ये था हमारा वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैंने काफ़ी कोशिश की आपको जितना अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकता था। कल ये संख्या अगर 300 के पार जाती तो मैं मानूंगा कि आप वाकई में पढ़ने वाले हैं, आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज वर्षाती मेढक ही मैं मानूंगा। वर्षाती मेढक मतलब आ गए, देख लिए, चला गया। सो आयराम गैराम ना बने, कोशिश करें, लगातार रहें, कंटिन्यू रहें। आपको मैं एक एक चीज़ इसी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा।